इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। अभी अभी कोई गाड़ी हमारे ताक़ुब में निकली है। सुल्तान शाह ने फुर्ती से अपनी जेब से भरा हुआ पिस्तौल निकाल लिया। मैंने गाड़ी को तेजी के साथ बाएं तरफ काट कर फुटपाथ के किनारे लगा दिया। इस वक्त मेरी छठी हिस्स बहुत तेजी से काम कर रही थी। गाड़ी रोकते ही मैंने इंजन बंद करके रोशनियां गुल कर दी और खिड़की से नीचे झुक गया। सुल्तान शाह ने मेरी तकलीद की। इस वक्त हमारी कार सड़क के किनारे नीम तारीकी में खड़ी हुई थी। रोशनी और इंजन की गुर्राहट से अंदाजा हुआ कि इसी सड़क से एक कार बरामद होकर तेजी से मुड़ी और इसी समत में बढ़ती चली गई जिधर हमारा रुख था। तारीकी की वजह से उन्होंने हमें बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। लम्हा भर के बाद हम सीधे हुए तो वो तेज रफ्तार कार काफी दूर निकल चुकी थी। वो एक नागहानी खतरा था जो नाजिल होते होते यकायक टल गया था। इन गुजरे हुए लम्हात की सनसनी से मेरा दिल कन पट्टियों में धड़कने लगा था। मेरा ख्याल है तुम्हें शुबा हुआ था। गाड़ी के हरकत में आने पर सुल्तान शाह ने कहा, बसेरा के दरवाजे पर कोई भी रुस्तम के मेहमानों से छेड़छाड़ की हिम्मत नहीं कर सकता। इंजन स्टार्ट करके मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये भी तो हो सकता है कि वो रुस्तम के आदमी रहे हों और हमारे बाहर आने का इंतजार कर रहे हों। यह बात मुहाल नजर आती है। हम अंदर थे, वो चाहता तो हम किसी कीमत पर बाहर नहीं आ सकते थे। तुम भूल रहे हो कि वो अपनी अकामत गाह को हर किस्म के दंगे और फसाद से अलग थलग रखता है। हद ये है कि वो अपने मुश्तबा आदमियों को भी उधर का रुख करने की इजाजत नहीं देता। मगर क्यों? उसे हमसे ऐसी क्या प्रखाश हो सकती है? उसने मुंह मांगा मुआवजा लेकर हमारे लिए एक बड़ा काम सर अंजाम दिया है। अब वो हमसे महाजराई क्यों करेगा? हो सकता है कि ओबराइन के कत्ल के बाद उसे कहीं से भनक मिली हो कि उलाइल्मी की बना पर गलत लोगों का आलाकार बन गया है। इस जैसे मुजरिम के लिए यह एहसास सख्त इश्तियाल अंगेज साबित हो सकता है। हमसे बातें करते हुए जरा भी मुश्किल नहीं था। वो इतना बड़ा अदाकार नहीं हो सकता कि अपनी नफरत को 100% कामयाबी से मुफाहमत के इजहार में बदलने पर कादिर हो। पिछली बार तुमने देख लिया था कि नोटों के पतले लिफाफे पर निगाह पड़ते ही उसके कानों की लोएं तपने लगी थी। वो मेरा वहम नहीं था। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा पीछा करने की कोशिश की गई है। वो कौन लोग थे? ये एक अहम और बड़ा सवालिया निशान है। मैंने पुरतशवीश आवाज में कहा। बड़ी बड़ी कामयाबियों के जलू में गुजरने वाला वो दिन अपने इख्तिताम पर यकायक ही पुरहोल महसूस होने लगा था। मुझे यह अंदेशा भी सता रहा था कि वो जो लोग भी थे हमारी गाड़ी की साख्त और रजिस्ट्रेशन नंबरों तक से वाकिफ थे, जबकि हम इनकी गाड़ी का रंग तक नहीं देख सके थे। रास्ते में वो कहीं भी गाड़ी पहचान कर हम पर हमलावर हो सकते थे। इस तशवीश ने मुझे मुस्तरिब कर दिया। इसीलिए में मुझे एक नया ख्याल सूझा और मैंने मोबाइल फोन सुल्तान शाह की तरफ बढ़ा दिया। रुस्तम का नंबर मिलाकर फोन मुझे लौटा दो। उसने अंधेरे में लम्हा भर तवक्कुफ किया, फिर मोबाइल फोन पर नंबर मिलने की आवाजें आने लगी। दूसरी तरफ घंटी बजते ही सुल्तान शाह ने फोन मेरे हवाले कर दिया। मैं मलिक मुमताज बोल रहा हूँ और अभी रुस्तम से मिलकर लौटा हूँ। इससे मेरी बात करा दो। बसेरा से किसी का जवाब सुनकर मैंने घबराई हुई आवाज में कहा। रिसीवर पर कलील से वक्फे के लिए मौसीकी बजी और मेरी तवक्का के बिल्कुल बरक्स से रुस्तम की आवाज उभरी। हाँ मलिक मुमताज, क्या बात है? मेरा आदमी कह रहा है कि तुम कुछ परेशान हो। परेशानी की बात है, तुम्हारे घर से निकलने के बाद एक मुश्तबा गाड़ी मेरा पीछा कर रही है। मैं अपनी चार दीवारी से बाहर रूनमा होने वाले इस वाक़े के बारे में क्या कह सकता हूँ? अपने मेहमानों की बाहिफाजत वापसी तुम्हारी इखलाकी जिम्मेदारी है। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। वो लोग किसी गली में छुप कर हमारी वापसी का इंतजार कर रहे थे। देखो मलिक, मेरे घर से तुम पूरी इज्जत के साथ बाहर गए हो। अब ये तुम्हारे अमाल हैं जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। हिम्मत है तो अपनी गाड़ी रोक कर इनसे पूछो कि वो क्या चाहते हैं। मैं दनिस्ता हजियानी सी हंसी हंसा, तुम मुझे खुदकुशी का मशवरा दे रहे हो। इनके तेवर ऐसे हैं कि वो हमारी कोई बात सुनने से पहले ही गोलियों की बाढ़ खोल देंगे। कोई तुम्हारा ऐसा दुश्मन क्यों हो जाएगा? दुश्मनी होती है तो इसका कोई सबब भी होता है जो दोनों फरीक बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरी किसी से दुश्मनी है और ना मैंने किसी पर जुल्म किया है। इस वक्त मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं वक्त तय करके तुमसे मिलने के लिए आ गया और मुसीबत मोल ले ली। मैं किसी की फालतू बातें सुनकर अपना वक्त और मूड बर्बाद नहीं करता। उसकी आवाज में सख्ती दर आई। तुमसे जरा सी देर पहले एक डील मुकम्मल हुई है, इसलिए तुम्हें वक्त भी दे रहा हूं। आसान अल्फाज में बताओ कि इस वक्त तुम मुझसे क्या चाहते हो। मैं पीछा करने वालों से छुटकारा हासिल करना चाहता हूं। मैंने कहा, अगर इन्होंने अब तक गोली नहीं चलाई तो वो सिर्फ तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। शराफत से अपने घर या होटल चले जाओ, तुम्हारा ठिकाना देखकर वो लौट जाएंगे। रुस्तम के इस मशवरे में हुक्म पोशीदा था।
उसने खुलकर एतराफ़ नहीं किया, लेकिन इस मशवरे से जाहिर हो रहा था कि वो गाड़ी हमारी क़यामगाह का सुराग लगाने के लिए हमारे पीछे निकली थी। वो फायर करें या ना करें, मैं इन्हें ज़रूर तबाह कर दूंगा, मैंने धमकी दी। कोशिश करके देख लो, तुम्हारी मुश्किल आसान भी हो सकती है। उसका जवाब मुबहम था। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। इसके मुआंदाना रवैये से ये जाहिर हो चुका था कि ताक़ुब की कोशिश उसी के इमाम पर की गई थी। अपने आदमियों की बिनिलो मराम वापसी पर ही उसे पता चलता कि उसी के आदमियों ने हमें फ़ौरन खो दिया था और मेरे फ़ोन कॉल का मकसद सिर्फ उसे टटोलना था। फ़ोन से फारिग होकर मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। मैं अव्वल खान की दी हुई उस कार से जल्द अज जल्द पीछा छुड़ा लेना चाहता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसे हम पर क्या शुबा है। एक तरफा गुफ्तगू से अखज़ किए हुए मफ़हूम की रोशनी में सुल्तान शाह ने कहा, कम अज़ कम ये बात तो तय हो गई कि हमारे तहक़्क़ुब की कोशिश की गई थी। वो तुम्हारा कोई खौफ या वहम नहीं था। फासला ज़्यादा नहीं था। हम जल्द ही घर पहुंच गए। सुल्तान शाह ने उतर कर फाटक खुलवाया और मैंने गाड़ी अंदर पार्क करके पोर्च की रोशनियां गुल कर दी। क्या बात है, तुम दोनों ही फिक्रमंद और खामोश नजर आ रहे हो। रोशनी में हमारे चेहरे पढ़ लेने के बाद वीरा ने पोर्च के अंधेरे में सवाल किया, यह तुम्हारी और सुल्तान शाह की किलकिल है जो रंग लाई है। सब कुछ खुश असलूबी से तय हो गया था कि वापसी पर रंग में भंग पड़ गई। सुल्तान शाह इसे खामोशी से ड्राइंग रूम तक ले आया। वह दोनों औरतों को ताज़ा तरीन वाक़या सुनाने लगा और मैं अव्वल खान को फ़ोन करने के लिए ख्वाबगाह में चला गया। ताक़ुब की कोशिश के जिक्र पर अव्वल खान परेशान हो गया। वो अजीब सा वाक़या था जिसका ज़ाहिरी तौर पर कोई जवाब नहीं था, क्योंकि रुस्तम सारे चक्रों से अलग थलग रहकर अपनी सिंडिकेट चला रहा था। उसे यह फिक्र तक नहीं होती थी कि उसके पास आने वाला कौन है और कहाँ से आया है। उसे हमारे बारे में जुस्तजू क्यों हो गई थी। मेरी दानिश्त में इस जंजीर की गुमशुदा कड़ी पंडित मनोहर लाल की शख्सियत में पोशीदा हो सकती थी, क्योंकि एक तरफ वो बख्शी और धनराज का गहरा दोस्त था, तो दूसरी तरफ रुस्तम से भी उसके बेतकल्लुफाना मरासम थे। शायद उसी के जरिए कोई बुरी खबर रुस्तम तक पहुंची थी। कभी इम्कान यह था कि ओबराइन की हलाकत पर अमरीकियों के शदीद रद्दअमल के बारे में पंडित ने रुस्तम को कुछ बताया हो और रुस्तम ने किसी लंबे मंसूबे के बगैर हमारा सुराग हासिल करने की कोशिश कर डाली। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि ओबराइन को मरवाने वाले कौन थे और इनके क्या मकासद थे। वो इस मकसद के हसूल में नाकाम हो गया था। इसी के साथ कहानी भी खत्म हो गई थी। आखिरी नतीजा अव्वल खान ने अखज़ किया था। मुझे इसे इत्तिफाक नहीं था। रुस्तम ने हमारे एतमाद को मजरू करके अपने हक में कांटे बो लिए थे। उसे वो फसल हर हाल में काटनी थी। अव्वल खान से तवील गुफ्तगू हुई। उसका माहसल सिफर था। बस एक बात तय हुई कि वो आर्जी तौर पर मेरे लिए कोई दूसरी गाड़ी भेज कर पुरानी कार वापस मंगवा लेगा। तकरीबन 1 घंटे बाद हमारे पोर्च में खड़ी हुई गाड़ी तब्दील हो चुकी थी। मेरे ज़हन में मुसलसल एक हलचल सी मची हुई थी। मेरे सामने 2 निशाने धीरे धीरे बिल्कुल वाजे हो गए थे, पंडित मनोहर लाल और रुस्तम ईरानी। पंडित के खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले मैं इसके घर का जायजा लेना चाहता था। 10 बजे मैंने अव्वल खान को दोबारा फोन किया। इससे पता चला कि धनराज को लाने वाली पुलिस पार्टी रात में किसी भी वक्त कराची पहुंच सकती थी। क्या यह मुमकिन है कि उसके आने से पहले मोहनी अपने घरेलू मुलाजमीन समेत पुलिस की तहवील में चली जाए? मैंने उससे अगला सवाल पूछा। मोहनी का नाम पुलिस की लिस्ट पर है। मुलाजमीन को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन तुम ये जरूरत क्यों महसूस कर रहे हो? मैंने सिर्फ मालूमात के लिए पूछा है, वरना ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने जहन में उभरने वाले इस ख्याल को खुद ही मुस्तरद कर दिया। पुलिस की किसी बड़ी कार्रवाई के नतीजे में पंडित होशियार होकर वो तमाम शहादतें तल्फ कर सकता था जो उसके मुजरिमाना राबतों से मुतल्लिक होती। बेहतर यही था कि उसके खिलाफ खामोशी और राजदारी से अचानक कार्रवाई की जाए। तुम्हारी ये काल बेसबब नहीं हो सकती। यकीनन तुम्हारे जहन में कोई ना कोई बात रेंग रही है। हो सके तो कुछ हथियार लेकर यहाँ आ जाओ। आज रात पंडित से मुलाकात करते हैं, मैंने नीची आवाज में कहा। कुछ हथियार फाजिल भी होने चाहिए जो यहाँ रखे जा सके। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे मालूम है कि आज की रात तुम्हारी बेचैनी कोई ना कोई रंग ला कर रहेगी। अव्वल खान का जवाब सुनकर मैंने दोबारा फोन बंद कर दिया। बड़े मकान में यह सहूलत थी कि चारों अफराद एक दूसरे के सर पर सवार नहीं थे। सुल्तान शाह ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देखने में मुनहमिक था। वीरा किचन में सामान जमाने में गजाला का हाथ बटा रही थी और मैंने तखलिए में अव्वल खान से अपनी बात मुकम्मल कर ली थी। कुछ देर बाद अव्वल खान आया तो सब उसे देखकर हैरान रह गए। घर देखकर वो खुश हो गया। स्टेशन 4 से हमारी रवानगी से पैदा होने वाली उसकी नाराजगी बिल्कुल रफा हो चुकी थी। उसने कहीं बैठने से पहले तहसीन अमेज तबसरों के साथ घर का जायजा लिया। फिर मैं उसे सुल्तान शाह के कमरे में ले बैठा। वीरा और गजाला ने दोबारा अपना काम शुरू कर दिया। वो घर को जल्द अज जल्द समेट लेने की फिक्र में थी। सुल्तान शाह की निगरानी में अव्वल खान के लाए हुए हथियार अलमारी में रखे जा रहे थे। तुम्हारी फरमाइश पर मैं आ गया हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पंडित के घर नहीं जाऊंगा, उसने नरमी से कहा। आजकल रुस्तम ने हर एक को हिलाया हुआ है।
میں ان معاملات میں براہ راست ملوث ہونا پسند نہیں کروں گا۔ پنڈت اپنے خلاف ہونے والی کسی بھی زیادتی پر رستم کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ ایسی بات تھی تو تمہیں اتنی لمبی دوڑ لگانے کی کیا ضرورت؟ میں سلطان شاہ کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں، میں نے کہا۔ میرا خیال تھا کہ تمہیں ہتھیاروں کی بھی ضرورت ہے۔ تم لوگوں کو اپنی ضروریات کے معاملے میں خود کفیل ہونا چاہیے۔ ویسے بھی آج یہاں پہلا دن ہے، عورتیں اکیلی ہوتی، تمہاری واپسی تک میں یہیں رکوں گا۔ سلطان شاہ نے وہ پروگرام سنتے ہی روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ اول خان مجھے پنڈت کے گھر کا پتہ سمجھانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ شہر کے ایک معروف اور مہنگے علاقے میں مقیم تھا۔ وہاں ہمارا کچھ تو خون کا کوئی پروگرام نہیں تھا، اس لیے ریوالوروں کے ساتھ صرف فاضل راؤنڈز جیبوں میں بھر لیے۔ اپنی تیاری مکمل کر کے ہم اول خان کے ڈرائیور کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ہم اس پرسکون اور آسودہ حال علاقے میں پہنچے تو شہر کے دوسرے علاقوں کی طرح وہاں بھی بیشتر اسٹریٹ لیمپ سے کمکموں سے محروم تھے۔ وہ تاریکی ہمارے لیے سود مند تھی۔ گاڑی میں سست روی کے ساتھ پنڈت کے مکان کا جائزہ لینے کے بعد ہم نے قریبی نکڑ پر گاڑی چھوڑ دی اور تیزی کے ساتھ قریبی دیوار کا سایہ لے کر پنڈت کے مکان کے عقبی حصے کی طرف بڑھنے لگے۔ اس علاقے میں سارے مکان وسیع اور کشادہ تھے۔ مکینوں کی گاڑیاں احاطوں اور گیراجوں میں بند تھیں۔ پھر بھی رات گئے اٹھنے والے ملاقاتیوں کی اکا دکا گاڑیاں باہر پارک کی ہوئی تھیں۔ ان کی آڑ میں اول خان کے ڈرائیور کے لیے وہاں رک کر ہمارا انتظار کرنا آسان تھا۔ مکانوں کے عقبی احاطے کی دیواروں میں چھوٹے آہنی گیٹ تھے، مگر وہ سب مدتوں سے بند اور متروک تھے۔ اس سمت کی پتلی سی گلی میں گہرا اندھیرا تھا۔ مکانوں کی کھڑکیوں وغیرہ سے چھن کر آنے والی روشنی کی وہاں تک کوئی رسائی نہیں تھی۔ کونے سے تیسرے مکان کی دیوار کے قریب رک کر سلطان شاہ نے ایک پتھر اندر اچھال دیا۔ پتھر ہلکی سی آواز کے ساتھ ترچھی ہوئی گھاس سے یا نرم زمین پر گرا۔ چند ثانیوں تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تو میں نے اچھل کر دیوار کے نکڑ پر ہاتھ جمائے اور پورا زور صرف کر کے دیوار پر سے ہوتا ہوا پنجوں کے بل اندر کود گیا۔ وہ مکان میرے لیے اجنبی تھا، بس اتنا معلوم تھا کہ اصل مکینوں کی تعداد صرف 2 ہے۔ باقی 4-5 ملازمین کو اس وقت اپنے اپنے کمروں میں محو خواب ہونا چاہیے تھا۔ انتظار اور احتیاط کے جملہ مراحل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سلطان شاہ کو بھی اندر بلا لیا۔ بغلی دیوار کے ساتھ بنے ہوئے سرونٹ کوارٹرز میں تاریکی کے ساتھ سناٹا تھا۔ اصل عمارت کی صرف 2 کھڑکیاں روشن تھیں۔ ہم نے زمین سے لگ کر درمیانی فاصلہ طے کیا اور عمارت کے اس پہلو پر چلے گئے جدھر ملازمین کے متوجہ ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ مکان میں راج کرنے والے سناٹے نے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ کھلی ہوئی کھڑکیوں پر مضبوط آہنی گرل نصب تھی جسے اکھاڑنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ لوہے کی ان پیٹیوں کے امام پر سلطان شاہ کھڑکیوں پر بنے ہوئے چھجے پر چڑھ گیا۔ چند ثانیوں بعد وہ کچن یا اسٹور کی دیوار میں ایک چوکور خلا دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا جس میں ایگزاسٹ فین نصب نہیں تھا۔ اس خلا سے گزر کر ہم مٹی میں اٹی ہوئی 2 چھتی سے ایک اسٹور میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسٹور کا دروازہ ذرا سی کوشش سے کھل گیا۔ دروازے کی اوٹ سے سر نکال کر ادھر ادھر کا جائزہ لینے کے بعد ہم دونوں تاریک راہداری میں تھے۔ مکان کی تاریک فضا میں ایئر کنڈیشنرز کی آواز گونج رہی تھی۔ ان کے سہارے ہم پہلی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچ گئے جس کے نچلے خلا میں ہلکی سبز روشنی نظر آ رہی تھی۔ دروازے سے کان لگا کر اندر کی سنگن لینے کے بعد میں نے دستے پر دباؤ ڈالا اور اندر سے ٹھنڈی ہوا کے مہکتے ہوئے جھونکے باہر آنے لگے۔ ہلکی روشنی میں موہنی پنڈت اپنے بستر پر بے فکری سے محو خواب تھی۔ میں دروازہ بند کر کے سلطان شاہ کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور کچھ فاصلے پر موجود دوسری خوابگاہ کے سامنے جا رکا۔ فرش اور دروازے کے درمیانی خلا کی دھیمی روشنی بتا رہی تھی کہ وہ کمرہ بھی آباد تھا۔ مجھے اندر پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ کمرہ ایئر کنڈیشنڈ تھا، کھڑکیوں پر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ ہلکی روشنی میں سب کچھ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ باہر سے دیکھ لیے جانے کے خطرے سے بے نیاز ہو کر میں نے بستر میں بے سود اوندے پڑے ہوئے ادھیڑ عمر شخص کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ نشے میں دھت ہو کر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ دونوں خوابگاہیں اندر سے بولٹ یا مکفل نہیں کی گئی تھی۔ اس کے رنگے ہوئے بالوں کی جھالر کے وسط میں تانبے جیسی چندیاں بتا رہی تھی کہ اپنے ایک ایک بال کو رنگ کر جوان بنا دینے والا وہی شخص پنڈت منوہر لال ہو سکتا تھا۔ اس کی ابتر حالت دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں نے اسے بیدار کیا تو وہ اپنی مدہوشی میں کسی خطرے کا ادراک کیے بغیر گل کو پاڑے پر اتر آئے گا۔ میں نے اسے چھیڑے بغیر اس کی خوابگاہ کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ شراب کی بوتلوں سے لے کر خواتین کی نازیبہ رنگین تصاویر کے البموں تک وہاں خرابات کا ایک انبار پوشیدہ تھا۔ ہر دراز اور الماری غیر مکفل تھی۔ بے احتیاطی کا یہ عالم تھا کہ کپڑوں کے درمیان کچھ نہ کچھ اڑسا ہوا تھا۔ مجھے ان تمام چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آخرکار میری کوشش برابر ثابت ہوئی۔ ایک بڑے تصویری فریم کے پیچھے دیوار کی آہنی تجوری کا دروازہ پوشیدہ اور مکفل تھا۔ میں کئی درازوں میں چابیوں کے گچھے دیکھ چکا تھا۔
तिजोरी की तलाश में इतना वक्त सर्फ नहीं हुआ जितना चाबी की तलाश में ज़ाया हुआ। यह पंडित की फितरी बेपरवाही का नतीजा था कि मुझे उससे पूछे बगैर तिजोरी की चाबी मिल ही गई और मैंने तीसरी कोशिश में वो वज़नी दरवाज़ा खोल लिया। तिजोरी नकदी, जेवरात के बक्सों और तमस्कात वगैरह से भरी हुई थी। अंदर हाथ मारने पर मुझे कुछ फाइलों की मौजूदगी का एहसास हुआ और मैंने तिजोरी के सामने वाला हिस्सा फर्शी कालीन पर खाली करना शुरू कर दिया। वो नई और पुरानी फाइलों और लिफाफों का एक मोटा सा ढेर था जो रकम वगैरह के पीछे से बरामद हुआ। मेरे लिए वहां रुककर इन तमाम फाइलों और लिफाफों का जायजा लेना मुमकिन नहीं था। मैंने पंडित मनोहर लाल की मसहरी पर पड़े हुए एक फाजिल तकिए का गिलाफ उतारा और उसे उलट कर वो पूरा ढेर इसमें डाल दिया। कमरा छोड़ने से पहले मैंने आखिरी बार तिजोरी का जायजा लिया और उसे उसी हाल में छोड़ दिया। फर्श पर मौजूद नकदी और जेवरात मेरे लिए बेवकत थे। हल्की रोशनी में से निकलते ही मैं तारीकी में सुल्तान शाह का हेवला न देख सका। चंद सानियों बाद हम दोनों फिर यकजा हो गए। मकान के अंदर मौजूद होने के सबब हम आसानी से कोई भी दरवाजा खोलकर बाहर निकल सकते थे, मगर मैंने किसी नए रास्ते के खतरात मोल लेने पर पुराने रास्ते को तरजीह दी। इस बार साबिक तजर्बा हमारे साथ था। हम किसी दुश्वारी के बगैर छज्जे पर पहुंच गए। मैं छज्जे से नीचे कूद चुका था। कूदने के बाद फाइलों वाला थैला मेरी गिरफ्त से निकलकर कदरे ऊंची धमक के साथ जमीन पर गिरा। मैंने थैला फौरन ही उठा लिया। सुल्तान शाह छज्जे से जमीन पर आ रहा था कि कोई जोर से चीखा, ओए तुम कौन है? इस ललकार के साथ ही हमारी तरफ फायर हुआ, मगर गोली काफी बुलंदी पर निकल गई। वो सिचुएशन बहुत खतरनाक थी। हम अहाते की अकबी दीवार से दूर थे। वहां से हमें गाड़ी तक भी पहुंचना था। मैंने आओ देखा न ताओ अंधाधुंध 2 फायर कर डाले। इन फायरों का मकसद अपने मुसल्ला हरीफ को खौफजदा करके अपने से दूर रखना था। फायर करते ही मेरे पंजों के बल वापसी की दौड़ लगा थी। सुल्तान शाह के लिए वो सूरत हाल नई नहीं थी। ऐसे मौके पर अंधाधुंध फायरिंग के फवायद से वो अच्छी तरह वाकिफ था। उसने वक्फे वक्फे से 2 फायर किए। पंडित के चौकीदार की तरफ से कुल 3 गोलियां चलाई गई थी। जरा सी देर में होने वाले इन 7 फायरों की वजह से किसी भी मुलाजिम ने हमारा रास्ता काटने की कोशिश नहीं की। अकबी दीवार फांदने से पहले मैंने फिर एक गोली चलाई। इसके बाद हम दोनों पिछली गली में दौड़ रहे थे। रात के सन्नाटे में गाड़ी तक पहुंचना एक कठिन मरहला बन गया था। कानून पसंद और मुअज़्ज़ज़ शहरियों की आबादी में हर घर अमन का एक जजीरा था, दूसरे से बिल्कुल अलग थलग और अपने ही गिर्द फैला हुआ। 8 फायर होने के बावजूद कोई मालिक या मुलाजिम घर से बाहर नहीं निकला था। अव्वल खान का ड्राइवर इस मौका से फायदा उठाकर गाड़ी पतली गली के नुक्कड़ तक ले आया था। इसे अंदाजा हो गया था कि गोलियों का तबादला शुरू होने के बाद हम मुकाबले की बजाय फरार को तरजीह देंगे। इसने गाड़ी का इंजन स्टार्ट रखा हुआ था। दरवाजा खोलकर हम जूं ही अंदर बैठे उसने गाड़ी तेजी से आगे दौड़ा दी और जरा सी देर में आबादी से निकलकर मेन रोड पर पहुंच गया। साहब, खिड़कियों के शीशे गिरा दें, जले हुए बारूद की बू हवा से उड़ जाएगी। इसका वो मशवरा तजर्बे और गहरे मशवरे पर मबनी था। चैम्बर्स और नालों में भरी हुई बारूद की बू हमारे नथनों तक पहुंच रही थी। अपना शीशा वो पहले ही गिरा चुका था। हमने बकिया 3 शीशे भी खोल दिए। साहब, सब खैर है ना? सड़क पर निकल आने के बाद उसने अदब से पूछा। हाँ, तुम बेफिक्र हो? इतना कहकर सुल्तान शाह ने पश्तो में उसे कुछ बताना शुरू कर दिया। घर पर तीनों बेचैनी से हमारी वापसी के मुंतजिर थे। कामयाबी शायद हमारे चेहरों से झलक रही थी और फिर सबूत के तौर पर वजन वाला एक थैला हमारे साथ था। किसी सवाल के बगैर इन्हें जवाब मिल गए। मैंने तकिए के गिलाफ में से एक कागज निकाल लिया और फिर सभी उसके मुआयने में मसरूफ हो गए। अगले दिन अखबारात में खबरें ही खबरें थीं। नई दिल्ली में ओबराइन के हादसात मौत की खबर खासी नुमाया और दिलदोज थी। उसकी खिदमात के हवाले से बताया गया था कि वह जनूब मशरकी एशिया की फलाह के लिए एक इनकलाबी मंसूबे पर शब रोज काम कर रहा था। उसकी नागहानी मौत से मंसूबा काफी पीछे रह जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। 2 अलग अलग खबरों में मूसा और मलंग नामी हिस्ट्री शीटर्स की लाशों की बरामदगी की इतलात थी। वो अपने अपने इलाकों में मारे गए थे। आम ख्याल यही था कि वो अपने दुश्मनों की शदीद पेशा वराना रकाबत का निशाना बने थे। यह दूर रस ख्याल रुस्तम की हड्डियां तक सुलगा देने के लिए काफी था। एक खबर उमरकोट के मुजाफात से नाजायज हथियारों की तरसील और दहशत गर्दी के केस में माखूज धनराज की गिरफ्तारी के बारे में थी। पंडित मनोहर लाल और मोहनी पंडित के बारे में सुबह के अखबारात में कुछ शाया नहीं हुआ था, मगर अव्वल खान ने फोन पर बताया था कि मोहनी पंडित को सुबह पुलिस ने उसकी कयामगाह से पकड़ लिया था। उसके बाप के कमरे की तिजोरी खुली हुई थी। रकम और जेवरात कालीन पर पड़े थे और पंडित गायब था। अपने बाप के बारे में मोहनी कुछ भी नहीं बता सकी थी। पिछली रात की फायरिंग के शोर से बदहवास होकर वो बेदार हुई तो पंडित का रोशन कमरा खाली था। सब कुछ तिजोरी से फर्श पर निकाला जा चुका था और उसका बाप घर में मौजूद नहीं था। वो इतनी बदहवास थी कि सुबह होने तक इस बारे में पुलिस को इतला देने या खामोशी से अपने बाप की वापसी का इंतजार करने का फैसला नहीं कर सकी थी। मुझे हैरत थी कि मोहनी पंडित ने ऐसा सफेद झूठ बोला था,
फायरिंग के तबादले के वक्त नशे की ज्यादती से पंडित का हाल किसी मुर्दे से भी अबतर था। यह माना ही नहीं जा सकता था कि धमाकों से होश में आते ही वो सर पर पैर रखकर अपने घर से भाग खड़ा हुआ हो।